ये वो दौर था जब अरब, मिस्र और पर्शिया के साम्राज्यों ने अभी तक भारत की ओर अपना रुख नहीं किया था। या यूँ कहूँ कि तुर्क, अफगान और मुग़ल यदि उस वक्त होते भी तो भी हिमाकत नहीं करते कि हिंदू कुश के पर्वतों को पार करें, सिंधु नदी को पार करें और फिर गंगा नदी के जो मैदान है वहाँ पे अपने साम्राज्य को स्थापित करें। इसका कारण है भारत के उस समय पर महाशक्तिशाली साम्राज्य, यानी कि बंगाल के पाला, राजस्थान और गुजरात के गुर्जर प्रतिहार और डेक्कन प्लेट्यू के राष्ट्रकूट। इन तीनों साम्राज्यों का एक ही मकसद था, यानी कि कन्नौज की गद्दी पर अपना वर्चस्व। इन्हीं तीनों की कन्नौज की गद्दी को लेकर जो लड़ाई है उसे हिस्टोरियंस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया पाटलिपुत्र ठीक है, दिल्ली के तख्त की जो लड़ाई है उसके बारे में हमने सुना है, पर ये कन्नौज कब से इतना महत्वपूर्ण लग गया? कन्नौज भाई अभी नहीं, पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 6ठी सदी में हर्षवर्धन का जो विशालकाय एम्पायर था ना, उसकी राजधानी भी कन्नौज थी। कन्नौज के महत्वपूर्ण होने के कई कारण हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि गंगा नदी के किनारे जो मैदान है ना, वहाँ बसा हुआ है कन्नौज शहर। यदि वहाँ पर कोई बैठ जाता है तो इसका मतलब है पूरे भारत पर, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पर अपनी निगाहें रखी जा सकती है सिर्फ वहाँ बैठे बैठे। और कन्नौज पर अपनी पकड़ के मजबूत होने का मतलब है पूरे उत्तर भारत पर अपनी पकड़ मजबूत होना। भारत का मानचित्र यानी कि मैप देखें तो दक्षिण में उस समय पर चोला, पांड्या, पल्लवा और चेरा जैसे साम्राज्य राज किया करते थे। और इन राज्यों के लिए जो सीमा थी वो था डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की सीमा से ही शुरुआत होती थी राष्ट्रकूट एम्पायर की। राष्ट्रकूट एम्पायर का जो फाउंडेशन था ना, वो दांती दुर्गा ने किया था। कहा जाता है कि दांती दुर्ग शुरुआत में एक ब्राह्मण थे और बाद में उन्होंने अपने हाथ में तलवार पकड़ ली थी। बहरहाल महत्वपूर्ण ये है कि दांती दुर्गा ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जो सिर्फ कर्नाटक, महाराष्ट्र और मालवा में ही स्थापित नहीं था, बल्कि धीरे धीरे उसकी पकड़ उड़ीसा, आंध्र, बिहार और बाद में कन्नौज तक भी पहुँच गई थी। यहाँ कन्नौज में राष्ट्रकूट के राजा गोविंदा तृतीय ने प्रतिहारा के राजा नागाभट्ट को हराया था। अब इस जीत के बाद दिखाई देना चाहिए कि राष्ट्रकूट के राजा कन्नौज की गद्दी को नहीं छोड़ने वाले, पर ऐसा होता नहीं है। राष्ट्रकूट सेना दक्षिण की तरफ अपना रुख करती है। दक्षिण में जाके राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय चोला के राजा परंटका को हरा देते हैं। इस जीत के बाद में जीत का स्तंभ यानी कि विक्ट्री पिलर दक्षिण भारत के रामेश्वरम में स्थापित करते हैं। यही विक्ट्री पिलर बाद में श्रीलंका में भी स्थापित किया जाता है। अब आप सोचेंगे श्रीलंका तक भारत से जाना, क्योंकि श्रीलंका एक द्वीप है, तो राष्ट्रकूटों के लिए कैसे मुमकिन हुआ होगा? ये तो मुमकिन तभी हो सकता है जब उनके पास में एक सशक्त नौसेना हो। जी हाँ, राष्ट्रकूटों के पास उस समय बहुत ताकतवर नौसेना हुआ करती थी, बल्कि मैं कहूँ कि उनसे ज़्यादा शक्तिशाली किसी के पास नौसेना थी तो वो थे पाला। ये वही पाला है जब राष्ट्रकूटों ने कन्नौज में प्रतिहाराओं को हरा दिया था और फिर वो दक्षिण की ओर रुख कर लिए थे। पालाओं ने मौका देखकर कन्नौज की गद्दी पर अपने आप को स्थापित कर दिया। पाला साम्राज्य की स्थापना गोपाला ने की थी। वो एक हेरिडेटरी राजा नहीं थे, इसका मतलब उनके बाप दादा कभी राजा नहीं हुआ करते थे, वो एक चुने हुए राजा थे। अब पालाओं का साम्राज्य सिर्फ बंगाल और बिहार तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने उड़ीसा से लेकर गुजरात तक अपनी तलवार लहरा रखी थी। इस वक्त पर पालाओं की पकड़ थी कन्नौज में पकड़ होने के साथ साथ इनकी पकड़ बंगाल के बंदरगाहों तक भी थी। बंगाल के बंदरगाहों से उस वक्त व्यापार किया जाता था साउथ ईस्ट नेशंस के साथ में। साउथ ईस्ट में उस वक्त कंबोजा और शैलेंद्र एम्पायर काफ़ी प्रसिद्ध थे। अब बंगाल से व्यापार साउथ ईस्ट एशिया के रास्ते चाइना तक होने लग गया था। कहते हैं कि पाला राजा धर्मपाला ने कई सारे राजदूत भेजे थे बंगाल से चाइना तक। कई सारे बौद्ध साधु उस वक्त पर दक्षिण पूर्व के जो राज्य थे वहाँ तक जाते हैं। इनके साथ साथ कई सारे हिंदू मर्चेंट्स भी वहाँ पहुँचते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है इंडोनेशिया में बोरबुदुर टेम्पल, जो एक बौद्धिस्ट टेम्पल है, पर इसकी इमारतों पर रामायण और महाभारत के चित्र स्थापित हैं। यही कहानी कंबोडिया के अंगकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स की इमारतों पर भी दिखाई देती है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि भारत और दक्षिण पूर्व के जो साम्राज्य थे उनके बीच में कल्चरल रिलेशन एकदम बढ़िया था। धर्मपाला ने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो उस वक्त तक खंडर हो चुकी थी, उसकी वापस से मरम्मत कराई थी। साथ ही साथ उन्होंने बौद्ध स्कूल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव भी रखी थी। अब नौसेना गुर्जर प्रतिहाराओं की शक्ति की निशानी नहीं थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो शक्तिशाली नहीं थे। थल सेना के वैलर और साहस की बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहारा किसी से कम नहीं थे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गुर्जर प्रतिहारा शुरुआत में चरवाहे हुआ करते थे और बाद में वो फाइटर्स बन गए, यानी कि ट्राइबल वॉरफेयर्स में पार्टिसिपेट किया करते थे। जब गुर्जर प्रतिहाराओं ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया तो उन्होंने राजस्थान के भीनमल में अपनी राजधानी को स्थापित किया। राजस्थान के साथ साथ गुर्जर प्रतिहाराओं का जो साम्राज्य है वो गुजरात तक भी फैला हुआ था। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये लड़ाई सिर्फ गंगा वैली की नहीं थी, ये लड़ाई असल में गुजरात की भी थी। और आने वाला वक्त भी आपको यही बताएगा कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने गुजरात को निशाना बनाया। इसकी मेन वजह यह है कि
गुजरात के जो बंदरगाह हैं वहाँ से अरब सागर के रास्ते अरब और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से व्यापार होता है। वो व्यापार किस चीज़ का? वो व्यापार होता है घोड़ों का। अब उस समय पर घोड़ों के व्यापार पे अपनी पकड़ का होने का मतलब ये है कि आपकी जो थल सेना है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। इस बात का फ़ायदा प्रतिहारों को खूब था। पर कहते ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भारत की नॉर्थ फ्रंटियर बाउंड्री लाइन थी वो पूरी की पूरी गुर्जर प्रतिहाराओं के हाथ में थी। लगातार राष्ट्रकूट और प्रतिहाराओं से अपनी सीमाओं की रक्षा का दबाव तो था ही था, और साथ ही साथ नॉर्थन फ्रंटियर से किसी बाहरी दुश्मन यानी कि फॉरेन एनिमी का इंडिया के अंदर घुसपैठ करना, ये भी एक चुनौती बनी हुई थी। बहरहाल तीनों ही साम्राज्यों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर था। जो पूरा का पूरा साम्राज्य था वो कई सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। उन प्रोविंसेस को उस समय पर भुक्ति कहा जाता था। इन भुक्तीस का पूरा कंट्रोल था उपारिका के हाथ में, जिन्हें आज हम गवर्नर्स की तरह देख सकते हैं। साथ ही साथ ये भुक्तीस भी फर्दर डिवाइडेड थी मंडलाज में, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट्स कह सकते हैं। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स का पूरा कंट्रोल विषयपति के हाथ में था। अब राजा एक मोनार्क हुआ करता था, जिसका मतलब कि हर कमांड राजा का होगा। साथ ही साथ वो मिलिट्री का कमांडर भी हुआ करता था। ऑफिशियल्स को तनख्वाह के तौर पर ज़मीन दी जाती थी। यही ऑफिशियल्स धीरे धीरे करके ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन अपने हाथ में रखते हैं और उन ज़मीन पर अपना लॉ ऑर्डर भी स्थापित करते हैं। यानी कि ये पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यूँ भी कहा जाता है कि वही राजा महान है जो अपनी प्रजा की सुनता है, जिसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है अकबर। उसी तरह उस समय के राजा भी सलाह मशवरा किया करते थे मिनिस्टर्स के साथ में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट थी और धर्मपाला के राज्य में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट बन के सामने आई थी, क्योंकि धर्मपाला ने इस पोस्ट को हेरिडिटरी कर दिया था, यानी कि मेरी औलाद भी जाके उसी पोस्ट पर बैठने वाली है। अब आप देख रहे हैं कि तीनों ही साम्राज्यों का इतना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, फिर भी आगे जाके इन साम्राज्यों का पतन हो जाता है। आखिर कैसे? समझने की कोशिश करें तो ये तीनों साम्राज्य लगातार लड़ाई कर रहे थे, ना सिर्फ आपस में और ना सिर्फ बाहरी ताकतों से, बल्कि इंटरनली भी फर्दर डिवाइड होते जा रहे थे। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पर राजपूत नहीं थे, पर ये राजपूत गुर्जर प्रतिहाराओं के फर्दर डिवीजन से ही कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में आते हैं। ये तीनों साम्राज्य बहुत धनवान थे। जब साम्राज्य धनवान होते हैं तो आर्ट कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में अजंता एलोरा केव्स बनवाई थी राष्ट्रकूटों ने। इसके अलावा पालाओं ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के साथ साथ कई इरीगेशन प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया था। गुर्जर प्रतिहाराओं ने गुजरात में समय के साथ में सोमनाथ जैसे मंदिर बनवाए। हमारा ये धनी देश अब बाहरी ताकतों के निशानों पर था। हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का कमज़ोर हो जाना अफ़गानिस्तान के महमूद ऑफ गजनवी की चुनौती को आसान कर रहा था। महमूद ऑफ गजनवी उस वक्त पर अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपने साम्राज्य को फैलाने में लगा हुआ था। साम्राज्य को फैलाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत पड़ती है और स्ट्रॉन्ग आर्मी को चलाने के लिए आपको खूब सारी धन दौलत की ज़रूरत पड़ती है। अपनी सेना को मजबूत बनाए रखने के लिए उसे अपार धन की ज़रूरत पड़नी थी, और ये ज़रूरत उसकी कहाँ से पूरी होगी, गजनवी को ये दिखाई देने लग गया था। भारत का इतिहास अब बदलने जा रहा था, हमेशा हमेशा के लिए।